Good morning, Ajinkya. Okay, let's begin or just recap whatever we have considered. We were looking into the Paramveer Chakra awardees. So till now we have considered the I think four different PVC awardees. So among them, very first first was Somnath Major Somnath Sharma, Lance Naik, Karam Singh, uh, Second Lieutenant Ram Raghova Rani. Then the fourth one we have considered, that is the Naik Jadunath Singh, and I think we were considering the fifth one, that is Company Hawala Major Piru Singh. Right. So all these four we have uh, gone through. Now, as far as very first one is concerned, that is the Somnath Major Somnath Sharma. So we have uh, considered him as he had contributed during the 1947's very first war with the Pakistan, wherein he had shown uh, gallantry of gallantry for saving the posts. So, or further, he has informed the Jammu and in fact Srinagar airfield, or you can call it as air base. So that whatever may be the issue could have come because of the enemies reach out to that particular base, that had been we can consider that could have been avoided. But in this, he sacrificed his life, and uh, posthumously he had conferred the very first Paramveer Chakra, that is India's highest gallantry award. Now, if you consider next one, that is the
Lance Naik Karam Singh, again in Sebing, or in the process of recapturing a position called Tithwal, we can come to know about his bravery. So that is what you do have in just a minute. I will share the PPT instead of. Okay, so this is what we are considering Lance Naik Karam Singh, right? So इन्होंने भी एक साहसिक कार्य से अपने साहसिक कार्य से दुश्मन का मनोबल तोड़ दिया था, और वो वे अपने साथियों के लिए एक प्रेरणा बन चुके थे। इससे और ज्यादा ये था कि दुश्मनों के लिए वो एक आतंक की तरह लग रहे थे। ठीक है, तो उनकी इस बहादुरी के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। फाइन। सो एक ही दिन में पाकिस्तान के 8 हमले नाकाम किए थे। फाइन। सो दैट इज व्हाट यू कैन हैव फॉर परमवीर Karam Singh, right, for the Paramveer Chakra. Next one is Ram Raghova Rane, who had उन्होंने लगातार 72 घंटे बिना खाए पिए बिना सोए वो अपने टैंक और अपने अपने कंपनी के लिए रास्ता बनाते रहे मतलब रास्ते में जो सुरुंग या फिर जो भी माइंस बिछाई थी उनको ढूंढकर उनको निकालना और उनको डीएक्टिवेट करना, ये काम उन्होंने किया। तो उसमें वो जख्मी भी हो गए थे, और इस साहसिक कार्य के लिए उन्हें परमवीर से सम्मानित किया गया। इसके बाद है नायक जदुनाथ सिंह। इन्होंने भी उसी काम में अपना पूरा योगदान दिया है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने जो बहादुरी दिखाई थी उनके सम्मान में उन्हें परमवीर चक्र प्रदान किया। उसके बाद है पीरू सिंह, कंपनी हवलदार मेजर। सो आदि कहानी तो हमने उनकी सुनी है, ठीक है, और अब तक की जितनी भी कहानी है उसमें ये एक अद्भुत लगती है। उसका रीजन ये है कि जैसे मैंने कहा कि जैसे पाकिस्तानी रेडर्स फिर से टिटवाल सेक्टर में एक जो स्ट्रॉन्ग काउंटर ऑफेंसिव पोजीशन बनाए रखे थे by recapturing a ring counter of टिटवाल। तो उसकी वजह से हिंदुस्तानियों को वो वैकेट करके वापस आना पड़ा था, और उसकी वजह से हम लोग आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट था कि जहां से कई और पॉइंट्स पर बहुत आसानी से नजर रखी जा सकती थी, और उसकी वजह से हम लोग
बाकी पॉइंट्स के लिए एम्यूनेशन सप्लाई करना हो, खाने राशन देना हो, ऐसी कुछ बातें थी जो हम लोग कर नहीं सकते थे। और थ्रू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफ योर लैंड, वो भी एक दिक्कत वाली बात हो गई थी। अब उसको वापस लेने की जिम्मेदारी इस राजपूताना राइफल को दे दी। वहां पे दो हाई फीचर्स थे, दोनों फीचर्स को रिकैप्चर करने के लिए दो कंपनियां बनाई, सी कंपनी और डी कंपनी। डी कंपनी ने अपना ऑब्जेक्टिव तो स्टार्ट कर लिया था, लेकिन जब वो उस पॉइंट की ओर जा रहे थे तो वो बहुत नैरो डाउन रास्ता था, और वो उस रास्ते के दोनों तरफ से बंकरों में दुश्मन सैनिक छुपा हुआ था। जैसे ही हमारे सारे सैनिक वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने दोनों ओर से हमला बोल दिया, और सिर्फ आधे घंटे के अंदर हमारे 50 से ज्यादा सैनिक सैनिक की कैजुअलिटी हो गई। उसमें से कुछ बहुत ज्यादा कैजुअलिटी को दे हैव बीन वुंडेड, मोस्ट ऑफ देम वेरी बैडली। लेकिन इसमें जो एक उस कंपनी में एक सेक्शन का जो कमांड संभाले हुए थे, वो कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह थे। वो रुके नहीं, उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला ले लिया। वो आगे बढ़ते गए, चाहे उनकी ओर गोलियों की बौछार हो, ग्रेनेड फेंके जा रहे हो, लेकिन उन्होंने सोचा था कि इस पॉइंट को हासिल करने से पहले हम लोग यहाँ से पीछे हटेंगे नहीं। तो वो आगे बढ़ रहे थे। Once a while, when he was hit by a grenade, so and even that grenade could not deter him back. He still continued, right, uh, in advancing by shouting a cry, Raja Ramchandra की जय। आमतौर पे ये होता ही रहता है, ठीक है, अपने साथियों को मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए हम लोग अक्सर देखते रहते हैं कि ऐसी शाउटिंग क्राइज होती रहती है। सो बाद में, जैसे मैंने कहा कि his companions had been laid down, right, or either wounded very badly or dead। उनके जो साथी थे उनमें से बहुत सारे बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए थे, कुछ शहीद हो चुके थे, ठीक है। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लियरिंग दैट पर्टिकुलर फीचर, इसकी जिम्मेदारी तो इन पर आ गई। तो उस केस में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने फिर भी डिसाइड किया कि वो आगे ही बढ़ेंगे। एक वक्त ऐसा आ गया कि उनकी उनकी जो स्टेन गन थी, उसकी सारी एम्यूनेशन खत्म हो गई, उसकी सारी गोलियां खत्म हो गई। स्टिल he crawled and hurled grenades at enemy post. Further, he jumped into another trench and bayoneted two enemy to death. Further, he rushed to capture another trench of bullets. Uh, but during this one, now two bullets had hit him on his head. So before he fell down dead, he hurled a grenade into enemy trench. So this is called a singularly brave act. And this singularly brave act set an unique example of gallantry or valor. And for this, he had been uh, awarded with India's highest military decoration, that is Paramveer Chakra. Right. So दुश्मनों को मारते मारते पाई वीर गति. Right. So this is what you do have. On behalf of him, his mother had received the
परमवीर चक्र, राइट। तो उनकी माँ को वो सौंप दिया। Again, this is the first Paramveer Chakra in different category, and that category is not on our soil, right? So his name is Captain Gurbachan Singh Salaria. So गुरबचन सिंह सलारिया को जो परमवीर चक्र दिया गया, वो हिंदुस्तानी भूमि नहीं थी, वो एक यूनाइटेड नेशंस के की पीसिंग प्रोग्राम में कांगो गए थे। तो वहां पे उन्हें ये परमवीर चक्र प्रदान किया गया। अब उन्होंने वहां पे क्या किया था, राइट? सी, he is from Jungle, a name of village which is in Gurdaspur, right? It is in Punjab. Whose father is name of his father was Munshi Ram. He had been commissioned to 1 Gorkha Rifles on 9th June 1957. So Belgians quit Congo, right? And then there had been a civil war developed. And because of that, now United Nations decide to have military intervention. And India was contributing with a 3,000 soldiers brigade. So in the month of November 1961, the Security Council of United Nations decided to stop the hostile activities of Katangese troops in Congo. So वहां पे वो एक कातंगा ग्रुप था इन कांगो, तो उन्होंने बहुत सारी होस्टाइल एक्टिविटी शुरू कर दी थी उसके अगेंस्ट। अब सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन डिसाइड कर लिया कि ये सारी होस्टाइल एक्टिविटीज हमें बंद करनी होगी और उनको शांति की ओर ले जाना पड़ेगा, तभी हम लोग ये जो सिविल वार हुआ है, जो अभी अभी शुरू हुआ है, उसको रोक सकते हैं और उसके बाद ही कुछ डेवलपमेंट का जो है वो कर सकते हैं। अदरवाइज ये ऐसा ही रहा तो पहले जैसा हो जाएगा और फिर बहुत बड़ी ताकत उसको टू कीप इट लग सकती है। तो जैसे उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन ने जैसे फिक्स किया कि होस्टाइल एक्टिविटीज कम करनी है, होस्टाइल एक्टिविटीज पूरी तरह से स्टॉप करनी है, तो बिकॉज ऑफ दिस the leader of this Katanga community, we can say, right, leader of Katanga, whose name was Shombe, Tshombe, Shombe. He got greatly angered and he further intensified a campaign. Name of that campaign was Hate the UN campaign, right? And it was increased, and because of this, the violence had been increased. In the next month, that is on 5th of December 1961, these Katangis have attacked a roadblock at Elizabethville airfield. So Elizabethville, a place, there had been a Bethville, there had been a airfield, and also there had been a headquarters of the this particular even the Security Council of United Nations, right? So they attacked on this roadblock of airfield. So उसकी जिम्मेदारी गुरखा राइफल्स को दी रखी थी. So Gurkhas have established new roadblock, and they have also secured that particular building roadblock. So उसकी वजह से Gurkhas have to face a heavy firing from Katangis. अब कातंगीज गुरखा राइफल पे, गुरखा बटालियन पे चारों ओर से फायरिंग कर रहे थे, एंड उसका नेतृत्व उस वक्त कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया कर रहे थे. He didn't deterred by
that particular strong fire, however strong that particular fire was. So he decided to take on them, right? He decided to take on Katangis, and he hadn't deterred, rather he rushed, and this particular action demoralized Katangis. उनके पास दो armored cars थी, mortar launching cars थी. So in this particular sort of battle, हिंदुस्तानियों ने, हमारी गोरखा बटालियन ने उनके 40 लोग मार दिए. उनकी दोनों भी जो आर्मर्ड कार्स थी उसको उसको डीएक्टिवेट कर दिया, और वो जीत की ओर अग्रसर हो गए. लेकिन अब ये खुले मैदान में सब चल रहा था, तो इसमें कैप्टन गुरबचन सलारिया wounded badly, right? And unfortunately, two bullets have been passed through his neck. But during a battle, he ignored it and he continued to fight unless he collapsed, or till he collapsed. अब वो नेक से वो 2 गोलियां गुजर चुकी थी. So there had been excessive bleeding, and because of that he died, right? So whatever the gallantry, right, he gallantly prevented a roundboat United Nations headquarters at Elizabethville, and for this gallantry or valor, Paramveer Chakra for his extraordinary leadership, courage, and devotion had been conferred posthumously to Captain Gurbachan Singh Salaria. Right? So विदेशी धरती पर पहला परमवीर चक्र. राइट. सो विदेशी धरती पर 40 से ज्यादा लोगों की मौत, 40 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा. उसके साथ साथ आर्मर्ड उनकी जो व्हीकल्स थी उसको भी नाकाम कर दिया. So this is what you do have for Gurbachan Singh Salaria. On behalf of him, his father received the Paramveer Chakra by the then president, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Fine. So ये एक और पीवीसी अवार्डी. उसके बाद है परमवीर चक्र विजेता धन सिंह थापा. Now, as far as Dhan Singh Thapa is concerned, if you consider, right, particularly Major Dhan Singh Thapa, so अगर इनका साहस देखे तो ये लद्दाख की पेंगांग झील के घाटियों में ये सब हुआ है. सो मेजर सिंह थापा का जन्म शिमला में, राइट, जो हिमाचल प्रदेश में वहां हुआ. उनके पिता का नाम पीएस थापा था, और वे 28 अगस्त 1949 को 8 गोरखा राइफल्स में कमीशन हुए थे. राइट. ही हैड बीन कमीशन्ड इनटू द गोरखा राइफल्स, particularly 8th गोरखा राइफल्स on 20th of August 1949. अब मैंने जैसे कहा कि लद्दाख की जो पेंगांग घाटियां थी, वहां पे ये दुश्मन की घुसपैठ को रोकने के लिए, राइट, 4 and 8 गोरखा राइफल्स की सीमा चौकियां संभाली हुई थी. सो 21 अक्टूबर 1962 जब चीनी हमले के समय, राइट, उसमें से एक चौकी कॉल्ड सीरीज ऑफ 1 चौकी पर मेजर धन सिंह थापा के नेतृत्व में
ओके, मेजर धन सिंह थापा की नेतृत्व में सी कंपनी का एक प्लाटून भी तैनात था। उसी दिन सुबह 6 बजे जब अ, चीनी सैनिकों ने उस चौकी पर तोपों और मोर्टारों से जोरदार गोलीबारी शुरू कर दी, तो ये गोलीबारी लगभग सुबह 8:30 बजे तक, 2.5 घंटे तक चलती रही और पूरा क्षेत्र उसकी गोलीबारी की वजह से प्रज्वलित हो उठा। कुछ गोले कमान चौकी पर भी गिरे, जिससे वायरलेस सेट को पूरी तरह से क्षति पहुंच गई थी और जो संचार की व्यवस्था है वो पूरी तरह से ठप हो गई। उसके उसके उसकी वजह से वो कम्युनिकेशन कर नहीं पा रहे थे। उनका जो मैसेज है वो आगे फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद भी चीनियों का हमला जारी रहा। वे सीमा चौकी पर बड़ी संख्या में आक्रमण करने के लिए आ गए थे। तो उस वक्त मेजर थापा और उनके कुछ सैनिकों ने शत्रु की बड़ी संख्या को देखकर प्लान बनाया। उन्होंने डटे रहने का ठान लिया और बड़ी संख्या में जो भी चीनी सैनिक आ रहे थे, तो उस आक्रमण को नाकाम करने की पूरी कोशिश कर दी और उन्होंने उसको नाकाम कर दिया। लेकिन अब इस नाकामी की वजह से, इस पराजय की वजह से चीनी सैनिक हतोत्साहित हुए थे। फिर से उन्होंने तोपों और मोर्टारों से गोलीबारी की और उसके बाद वो फिर बड़ी बड़ी संख्या में उन्होंने एक दूसरा हमला बोल दिया और वे फिर एक बार वो मेजर थापा और उनके सैनिकों के साथ बहादुरी से लड़ रहे थे। अब ऐसा हुआ था कि दूसरा हमला था और उनके उनके पास मोर्टर और तोपों की गोलीबारी का सपोर्ट भी उन्हें मिल रहा था। इस हमले में मेजर धन सिंह थापा की प्लाटून को बहुत बड़ी क्षति पहुंच चुकी थी, लेकिन उनका मनोबल कम नहीं हुआ था। उनका मनोबल वो बनाए रखे थे। उन्होंने अपने सैनिकों को शत्रु के तीसरे हमले का मुकाबला करने के लिए भी तैयार किया था, उसके लिए प्रोत्साहित किया गया था। और उधर शत्रु ने भी अपना जो तीसरा हमला है उसकी तैयारी कर दी थी और बिना देर किए उन्होंने जल्द से जल्द तीसरा हमला कर दिया। लेकिन इस दिस थर्ड राउंड ऑफ अटैक, जो बहुत शक्तिशाली और बहुत बड़ा था, दुश्मन अब पैदल सेना की मदद में टैंक भी ले आया था। जैसे पहले दोनों हमलों में टैंक और तोहफे और मोटर्स दूर से गोलीबारी कर रहे थे और पहले जो अटैक हुए थे उन हमलों में हमारे सैनिकों को, हमारे पोस्ट को बहुत भारी क्षति हुई थी और उस क्षति की वजह से उस चौकी पर थोड़े ही लोग बचे थे। लेकिन सीमा चौकी के जवान तब तक लड़ते रहे जब तक उनके पास पूरा गोला बारूद था। अंत में जब चीनी चौकी पर आ गए और जब वो वहां पे आए, तब मेजर थापा अपनी खाई से बाहर कूद पड़े और उन्होंने मुठभेड़ में कई आक्रमणकारियों को मार गिराया और अंत में चीनियों को अपनी हार माननी पड़ी उस चौकी पर और वो पीछे चले गए। तो मेजर थापा की इस अनुकरणीय वीरता, राइट, कॉल्ड सिंगुलरली ब्रेवरी और गैलेंट, सो इस अनुकरणीय वीरता के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगेन बाय द हैंड्स ऑफ द देन प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के हाथों से उन्हें ये परमवीर चक्र प्रदान किया गया। राइट, तो ये थी कहानी धन सिंह थापा। उसके बाद है सूबेदार जोगिंदर सिंह। इफ यू लुक इनटू सूबेदार जोगिंदर सिंह कंट्रीब्यूशन, ये इन्हें पोस्टोमसली मिला था। ही वाज
son of Sher Singh, born on 26th of September 1921 in a village, Mahla Kalan, which is in Faridkot, that is in Faridkot district in the Punjab. He was enrolled in first Sikh, right, first Sikh regiment on September 28, 1936. So during the Sino-Indian conflict of 1962, he was commanded a platoon in Tawang sector. So while holding a defensive position on a ridge in Tongpang area, the platoon noticed heavy enemy concentration opposite right across a McMahon line on say in the month of October 20, right. So there are now there are first time I think these references have come, and many times I said LOC, right. So line of control जो पाकिस्तान और हमारे बीच में है, right. और ये मैकमोहन लाइन जो पाकिस्तान और हमारे बीच में है, मेरे ख्याल से दोनों पे भी क्वेश्चन पूछे हैं, right. जो भी बॉर्डर है इन दोनों देशों के साथ, उनके नाम क्या है, उसके हिसाब से आप ये दोनों लाइन, यस, मैकमोहन लाइन लाइज इन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, सो उसको याद रखना, मैकमोहन लाइन और LOC, राइट, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है. सो उन्होंने जैसे ही as his platoon noticed heavy enemy concentration across McMahon line, right, then and that was indeed a preparatory to the Chinese advancement, right, in that particular sector. So early in the morning on 23rd of October, that is at 5:30, the Chinese have launched a heavy attack on the that particular say point. It was called as Bumla axis, right. So the intention of this heavy firing or launch of heavy attack was to achieve a breakthrough to Tawang sector. So Chinese attacked the region in 3 waves, each about of 200 strong. So this particular attack was supported by artillery and mortar fire. Besides other weapons, उनके पास बहुत सारी गन्स थी, उसके अलावा मोटर फायर भी थी और आर्टिलरी जैसे टैंक, राइट, जैसे हम लोगों ने बोफोर्स यूज की थी, टैंक यूज करते हैं वैसे, ठीक है, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड आर्टिलरी. सो in this fire in this fire, there had been a fierce resistance of this Sikh platoon, which was compelled the attackers to fall back with heavy losses, but they further regrouped quickly to launch a fresh attack under the cover of an artillery barrage. So Subedar Joginder Singh and his platoon stood firm like a rock before the advancing enemy. So जो दुश्मन सैनिक हमारी ओर बढ़ रहे थे, उनके सामने एक चट्टान की तरह वो खड़े हो गए. उन्होंने अपने प्लाटून का मनोबल बढ़ाया, उन्होंने अपने प्लाटून की मोटिवेशन को बरकरार रखा, एंड उन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, हम चाहे वो आर्टिलरी से फायर करे, गन से फायर करे, मोटर से फायर करे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम उन्हें उनके साथ दो हाथ करेंगे अगर ये क्लोज कॉम्बैट होता है तो. So in this fierce action, as I said, the platoon lost half of its men, but they haven't lost their will to fight back with the Chinese. So
Subedar Joginder Sharma, despite a heavy wound, right? He was heavily wounded. So despite of heavy wound in the thighs, he refused evacuation. उन्होंने पीछे हटने से मना कर दिया. His platoon refused to yield any ground to. His platoon was also refused to go back, and they yield the ground to enemy. So उन्होंने उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब हम लोग दुश्मनों को मार गिराए वापस नहीं हटेंगे. तो अब तक 2-3 बार चाइनीज अटैक हो चुका था. There had been, as I said, 3 waves of the attack by Chinese, right? So in the last attack, which was more determined and more forceful, right? So now our platoon had very few men left to fight. So Subedar Joginder Singh therefore manned a light machine gun and killed a large number of enemies. So with the help of LMG, light machine gun, right? एक साथ कई सारे बुलेट फायर करती है, right? आपने शायद कुछ पुराने मूवीज में देखा होगा. So but he could not stem the tide of enemy advance single-handed. So Chinese continue advancing with little concern for casualties, but now all ammunition with the platoon had been exhausted. जो भी पूरी रसद थी, जो भी पूरी गोलियां थी, जो ammunition था, वो सब खत्म हो गया था. And there had been a situation, right, which had became, right, in that situation, the Subedar Joginder Singh became desperate, and his men emerged from their position with a fixed bayonets, shouting the Sikh battalion battle cry, Waheguru ji ka Khalsa, Waheguru ji ki Fateh. And they fell upon the advancing enemy and bayoneted many of the enemies to death. लेकिन इसमें उनकी खुद की जान भी नौछार हो गई. Right? See, he sacrificed his life. So whatever the Subedar Joginder Singh he had shown in inspiring leadership, courage, devotion towards duty, he awarded Paramveer Chakra posthumously. So on behalf of him, his mother, his wife, उनका नाम शायद गुरुदयार कौर था. So उन्होंने the then president डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के हाथों से ये सम्मान प्राप्त कर लिया. So सुबेदार जोगिंदर सिंह, जो एक छोटी सी पलटन ने जिनकी एक छोटी सी पलटन ने चीन का बहुत बुरा हाल कर लिया था. लेकिन ओवरऑल एक बात ध्यान में रखना, we had lost that particular war, right? So उसका रिजल्ट कुछ हम लोगों की ओर से, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ठीक नहीं था. उसके बाद है मेजर शैतान सिंह. So if you consider his bravery, right, again he had awarded PVC posthumously. So he was son of Lieutenant Colonel Hem Singh, born on 1st December 1924. He was from Banasar, which is in Jodhpur district at Rajasthan. He was commissioned in Kumaon Regiment on 1st August 1949. So during, again in Sino-Indian conflict, that is of 1962, 13 Kumaon was deployed in Chushul sector. So his company, right, led by him, held a crucial position at Rezang, which is at a height of 5,000 meters.
So the company area was defended by 5 platoon positions, and the terrain isolated it from the rest of the battalion. So the expected Chinese attack on Rezang sector came on November 18 in the early in the morning, and it was the end of a very cold winter night. So the icy winds hauling through Rezang, which were beating and benumbing the soldiers. So in the dim light of morning, the Chinese were seen advancing through the towards the our post for attack. So Indians fell on their prepared position to face the enemy offensive. So they could, whenever they could have visibility of advancing enemy with rifles, light machine guns, grenades, mortars, then they prepared themselves, and the started fighting back. But in this particular, or till this point, uh, many of our soldiers have dead. So whatever may be the survivors left back took their positions behind the shoulders, behind the boulders, and the dead bodies even. So uh, enemy was not discouraged. So Major Shaitan Singh subjected the Indian positions to intense artillery and mortar fire further. So, and soon around 350 Chinese soldiers commenced advance through the for this attack. So you can consider now, within a minutes there were again a full of dead bodies, and the unsuccessful frontal attack by our side. So approximately around 400 Chinese soldiers attacked from a rear of the company position. Now what happened? Simultaneously, they opened intense medium machine gun fire on these platoons. So this attack contained at a barbed wire fencing of the post. So Chinese then resorted to a heavy artillery and mortar shelling. So in this, again we lost our some of the lives. So about a dozen Kumaus rushed out of their trenches now to engage them in a hand-to-hand combat. Meanwhile, अब हुआ क्या कि उनकी उनकी ओर से आर्टिलरी फायरिंग हो रहा है, उनके उनके सोल्जर्स काफी ज्यादा है, ठीक है। हर बार हम लोगों को मतलब हमारे सैनिक कम होते जा रहे, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद हमारे अपना मोरल डाउन नहीं होने दिया था। और कुछ लोगों ने हमारे यहाँ से डिसाइड कर लिया कि अब हम लोग बंकर से बाहर निकलकर इन लोगों को हैंड टू हैंड, राइट, कॉल्ड क्लोज कॉम्बैट, इसमें इन्वॉल्व करेंगे। सो उन्होंने वो कर लिया। सो एंड इन दिस पर्टिकुलर केस उन्होंने वो एक पोजीशन बनाए रखी, राइट, बाय फाइटिंग ब्रेवली। So Major Shaitan Singh was the company commander who had displayed exemplary leadership and courage in the Battle of Rezang. So he led his troops most admirably. So unmindful of his personal safety, he moved from one platoon post to another platoon post, and he encouraged his men to fight back. So while moving the post, he was seriously wounded. He was seriously wounded, and he fell down, right, or he sacrificed his life. So for his supreme courage, leadership, and devotion towards duty, he had posthumously awarded with a Paramveer Chakra. So his wife, Major Shaitan Singh's wife, received that from the then president, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. So this is what you do have, the 9th PVC awardee, Major Shaitan Singh.
राइट, जिन्होंने 1000 से भी ज्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया था। राइट, तो 3 बार जो हमला हुआ, 350 और 400 चीनी सैनिकों का, तो उस तरह से उनके 3 प्लाटून ने मिलकर, उनकी जो एक कंपनी थी जो 3 प्लाटून में बटी थी, उन्होंने मिलकर ये लगभग 1000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया था। सो दिस इज व्हाट यू डू have as far as the PVC awardees are concerned. Okay, we are running out of time. We will stop here. Anything which you would like to know or share? हाँ, आपकी एग्जाम तो कैंसिल हो गई, राइट। आई थिंक महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी जो डिसीजन है वो भी शायद आ जाएगा आपकी, मतलब 12th स्टैंडर्ड। Okay, if anything is there. Okay, nothing else, then we will stop here. Thank you, everyone. Have a good day. Sir, Yes. there's a message. Sorry. There is a message in the chat. Oh, sir, any of these awards given to Dhyan Chand? Who is this one? Ayush. Ayush. Vaibhav is writing yes, sir. What, sir? Awards. Ayush, I couldn't get your question. What do you want to convey? Sir, any of these awards given to Dhyan Chand? Can you unmute yourself and say something about it, please? Why Dhyan Chand will get a gallantry award? हाँ, अगर तुम्हारा क्वेश्चन एनी अवार्ड गिवन टू ध्यानचंद ऐसा हो सकता है तो इसका जवाब अलग है, लेकिन आई डोंट नो व्हाई यू क्लब्ड हियर। कोई अवार्ड मिला है क्या सर ध्यानचंद को? ऐसा आई थिंक ऐसा कुछ है। हाँ, वो तो समझ में आ गया मुझे सर, बिकॉज ही प्लेड वेरी वेल। नो डाउट, as far as hockey is concerned, he was excellent. Right. Though he was part of armed forces, but gallantry award नहीं है, right? As far as I know, ठीक है। तो ये मुझे पहले लगा कि ऐसा कोई मतलब, मैं तो तुम जो बोल रहे हो उसी ध्यानचंद को समझ रहा था, लेकिन व्हाट आई थॉट परमवीर चक्र के लिए ही, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, एनीथिंग एल्स? Okay, nothing. Then okay, we will stop here. Thank you, everyone. Have a good day. Thank you, sir.